नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरबीआई ने की 2000 के नोट वापस लेने की घोषणा, विपक्ष में मची खलबली, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। सिद्धारमैया की ताजपोशी के दौरान विपक्षी एकता में दिखी दरार, न्योते के बाद कई दिग्गज नेताओं ने की शिरकत, ममता अखिलेश रहे नदारद। दिल्ली में केंद्र ने पलटा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी कर आप सरकार से छीनी पावर, केजरीवाल ने ऑर्डिनेंस को बताया कोर्ट के फैसले का उल्लंघन। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई का एक्शन, अभिषेक बनर्जी से की पूछताछ, टीएमसी सांसद ने एजेंसी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात। G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, बाइडेन और ऋषि सुनक से गले मिलकर किया अभिवादन, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीर। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे आरबीआई के सबसे बड़े फैसले पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। लेकिन आरबीआई के इस ऐलान के बाद विपक्ष को फिर एक बार मिर्ची लगने लगी है और तमाम विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर अपनी राजनीति करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्यों विपक्ष को इस मामले में मिर्ची लग रही है? मिर्ची लगेगी इसलिए क्योंकि इनके खजाने खाली हो जाएंगे। ये तो 2000 है, 500 भी बैन लगेगा। जरूरत नहीं है इतने बड़े बड़े नोटों की। इससे जो काला बाजारी करने वाले लोग, जो भ्रष्टाचारी, जो नेता, पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो भ्रष्टाचार की कमाई को नोट में बदल के रखते हैं, उनके लिए तो मुश्किल पैदा कर देनी चाहिए। यह फैसला स्वागत योग्य है इसलिए क्योंकि 2000 का नोट तो वैसे भी चलन में नहीं है। कहां गायब हो गए बाजार से? पहले तो लोगों के पास 2000 के नोट होते थे, अब नहीं मिलते। कहां चला गया? तो जिसके जिसके पास जमा है उनको तो परेशानी होगी। मैं तो देख रहा था कुछ दलाल किस्म के पत्रकार, वो कह रहे थे कि किसी के पास 2 करोड़ रुपए अगर है, भाई 2 करोड़ रुपए कैश रखते क्यों हो? किस तरह की दलाली में तुम लोग जुटे हुए हो? और बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई जिनके पास ज्यादा होगा, भाई ज्यादा क्यों रखे हुए हो? तुम्हारा पैसा बैंक में क्यों नहीं है? कैश रखने की ऐसी क्या आवश्यकता? किस चीज की कमाई है वो? दलाली की है, भ्रष्टाचार का है, घूस का है, या कोई अलग धंधा करते हो जो कानून की निगाह में गलत है? तो चिल्लाया कौन सबसे पहले? तो केजरीवाल। वे कट्टर ईमानदार खुद को कहता है और गाली गलौज की भाषा पे उतर आया। अरे भाई, पिछली बार नोटबंदी हुई थी तो भी ज्यादा परेशान हुए थे। वो कहानी सबको मालूम है कि जीके के घर के बाहर लोग जो है खड़े हो गए थे, एजेंसियां, सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो अभी तो मिर्ची लगेगी। ममता बनर्जी भी परेशान, वो कह रही भाई धोखा हो गया। धोखा होना ही चाहिए। आप काला बाजारी, काला धन, नोटों का पहाड़ तुम्हारे नेताओं के घर से मिलेगा, करेंसी को बैन नहीं किया जाएगा। तो यह फैसला बिल्कुल सही है, 3 वजहों से किया गया। पहली चीज ये कि इस 2000 के नोट का भी काउंटरफीट पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने लगा, इसकी जानकारी मिली। नंबर 2 कि कुछ लोग 2000 के नोट को, क्योंकि बहुत कम स्पेस लेता है, बहुत सारे लोग
उस पैसे की जमाखोरी कर रहे थे, करेंसी को अपने घर में रख रहे थे, उनके लिए भी। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी देश को डिजिटल इकोनॉमी पे चलाना चाहते हैं कि ताकि लोग सारे ट्रांजैक्शंस वो डिजिटल मोड पे करें, जो बहुत कुछ हो भी रहा है और आगे रास्ता कैसे साफ हो उसके लिए इस तरह का फैसला लेना जरूरी पड़ गया था। जी बिल्कुल, आरबीआई के इस फैसले से जाहिर तौर पर भ्रष्टाचारियों की काली कमाई रद्दी हो जाएगी, जिस पर विपक्ष ने अब छाती पीटना शुरू कर दिया है। वहीं कर्नाटक में आज सिद्धारमैया सरकार का आगाज हो गया। राज्यपाल ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को शपथ दिलाई। हालांकि कांग्रेस ने शपथ ग्रहण के बाद मंच पर विपक्षी एकता का प्रदर्शन किया, लेकिन इस समारोह में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव नदारद रहे। इसके अलावा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कमलनाथ, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, एमके स्टालिन, कमल हसन जैसे नेताओं ने इस समारोह में शिरकत की। डॉक्टर साहब, क्यों ममता बनर्जी और अखिलेश यादव इस समारोह में शामिल नहीं हुए? देखिए, ये फ्लॉप शो था। कर्नाटक में जो कुछ हुआ वो राहुल गांधी के लिए एक सदमे से कम नहीं है। इट्स अ ह्यूज लॉस ऑफ फेस। आपके साथ कौन स्टेज पर नजर आए जिनके साथ आप ऑलरेडी अलायंस में हैं? कोई नया पार्टनर आपको मिला नहीं। आपने कुछ लोगों को न्योता दिया, वो भी नहीं आए। बड़े बड़े लीडर नहीं आए। और जिन लोगों को आपने छोड़ दिया वो तो वैसे भी जो बड़े लीडर हैं वो नहीं आने वाले थे। 2018 में भी इसी तरीके से, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उस वक्त कर्नाटक में जमावड़ा हुआ था। उसमें ममता भी थी, मायावती भी थी, अरविंद केजरीवाल भी थे, केसीआर भी थे, तमाम विपक्ष वहां पे मौजूद था। इस बार आपकी अपनी अकेले की सरकार बन रही है। राहुल गांधी को लॉन्च करना है, मकसद यही था। लेकिन न मायावती, न पटनायक साहब, न ममता बनर्जी, न अखिलेश, न केसीआर, ये तमाम, और उद्धव ठाकरे को भी आपने न्योता दिया था, वो भी नहीं पहुंचे। तो जो आप करना चाह रहे थे कि कर्नाटक की जीत को इस तरीके से, दलाल पत्रकारों का जत्था वो कर रहा था कि कर्नाटक में जीत के बाद राहुल गांधी तो बिल्कुल अब मोदी को हरा देंगे, मोदी का मैजिक खत्म हो गया, सारे विपक्ष जो है वो अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है राहुल गांधी को लीडर मानने के बजाय। क्या हुआ? ढाक के 3 पार। लोगों ने राहुल गांधी को अपना लीडर मानने से मना कर दिया। जो लोग वहां पहुंचे वो मजबूरी में इसलिए पहुंचे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, वहां कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। हेमंत सोरेन पहुंचे, वहां कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। शरद पवार ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर है। स्टालिन इसलिए पहुंचे क्योंकि वहां भी कांग्रेस पार्टी अलायंस पार्टनर है। तो ये आपके साथ आया कौन? कोई नहीं। तो जिस पर्पस से कांग्रेस पार्टी इतना ताम झाम कर रही थी कि कोई नई शुरुआत की जाएगी, राहुल को मोदी के खिलाफ लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म ये बनेगा, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने इस समारोह का विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आयोजन किया, लेकिन विपक्षी एकता ही इस दौरान पूरी तरह से गुल नजर आई। आगे बात करते हैं दिल्ली में केजरीवाल पर चले मोदी के डंडे की। दिल्ली में उपराज्यपाल और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही अधिकारों की लड़ाई पर मोदी सरकार ने बड़ा खेल कर दिया है। केंद्र ने एक ऐसा अध्यादेश जारी किया है जिसने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पलट दिया जिसके तहत केजरीवाल सरकार को दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मिले थे। लेकिन केंद्र के इस अध्यादेश के बाद दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का नया सिस्टम भी लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अब सारी पावर फिर एक बार उपराज्यपाल के हाथों में सौंप दी गई है। डॉक्टर साहब, क्यों केंद्र को यह अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी? वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल बिल्कुल मनमानी इन्होंने शुरू कर दी। आप आईएएस अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया, झूठे आरोप आपने लगाना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति केजरीवाल के कुकर्म की जांच में जुटा हुआ था उस पर आपने एक फॉल्स एलिगेशन लगा दिया, कह दिया कि ये कोई एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था, उगाही के धंधे में जुटा हुआ था। आप चीफ सेक्रेटरी को बदलना चाह रहे थे, आप सर्विस सेक्रेटरी को बदलना चाह रहे थे। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता
कि आपके ऊपर लगे आरोप और उसको जांच करने वाले अधिकारी को आप भगा दें क्योंकि बस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो पहली चीज ये कि दिल्ली कोई राज्य नहीं है, केंद्र शासित राज्य है और दिल्ली के ऊपर पूरे देश का अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, केजरीवाल कह रहा है कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए नहीं है कि ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार संविधान केंद्र की सरकार को देता है। तो एक तो अधिकार है, संविधान सम्मत है, और तीसरा जो सबसे अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि संविधान को इंटरप्रेट करना, संविधान के मुताबिक चीजें चल रही है नहीं उसको तय करना। तो जिस फैसले में तमाम अधिकार केजरीवाल को दिए गए, उस फैसले में एक बात जो पॉइंट है, जो मार्क करने वाली है, उन्होंने अपने फैसले में ये कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं होने की वजह से, मतलब कि सारे फैसले वो एलजी ने, ये कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं है, इस वजह से जो तमाम फैसले हैं वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर करेगा। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई कानून नहीं है। कानून कौन बनाएगा? कानून पार्लियामेंट में बनेगा। अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को है। तो अब जब केंद्र सरकार को यह कहा गया कि भाई देखिए ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप एलजी को दे दें सारा पावर, इसलिए हम ये फैसला दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने क्या कहा? कहा कि ठीक है कानून नहीं है तो लो अभी बना देते हैं। तो चूंकि अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस इक्वल वेटेज होता है उसका, संविधान सम्मत, कानून सम्मत, और एक एथिकली भी ये व्यक्ति केजरीवाल जो हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल से कम नहीं है, वो अपने पापों को छिपाने के लिए तबादले पे तबादले करना चाह रहा था, उस पर रोक लगाना जरूरी था, इसलिए मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने दिल्ली में मनमानी चलाई और एलजी पर फाइलों को मंजूरी देने का दबाव बनाया, जिसके बाद केंद्र ने इस अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। आगे बात करेंगे सीबीआई के शिकंजे में फंसे अभिषेक बनर्जी की। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई एक्शन में है, जिसके तहत सीबीआई ने आज अभिषेक को समन कर 11 बजे अपने दफ्तर में पेश होने के लिए कहा था, जहां एजेंसी ने टीएमसी सांसद से पूछताछ की। इसी बीच अभिषेक ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, जिसमें ईडी और सीबीआई को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ पूछताछ में सामने आया? देखिए, पूछताछ तो बिल्कुल साफ और क्लियर है। सीबीआई के पास वो तमाम सबूत हैं कि टीएमसी का पूरा कुनबा इस शिक्षक भर्ती घोटाले में लिप्त है। एक ऐसा पैरेलल सिस्टम चल रहा था जो सरकारी सिस्टम के अलावा वो पार्टी चला रही थी, चाहे इसमें पार्थो चटर्जी हो, चाहे और भी कई सारे लीडर जो टीएमसी के टॉप ब्रास माने जाते हैं, वो इसमें शामिल थे। सवाल ये है कि अकेले तो ये काम नहीं हो रहा था, इसका मुख्य बेनिफिशियरी कौन है? अगर पूरी की पूरी पार्टी एक सिस्टम के तहत इस तरह का काम कर रही है तो पार्टी के कर्ता धर्ताओं को तो मालूम होगा ही, ममता बनर्जी को मालूम होगा ही, और नहीं मालूम है तो एक और अफसोसजनक बात है कि क्या ममता बनर्जी का अपनी ही पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सरकार पे कंट्रोल नहीं है? तो ये किसके शह पे हो रहा था? तो जो गिरफ्तारी हुई कई सारे लोगों की, उनका रिश्ता अभिषेक बनर्जी से निकल रहा है, तो उनसे तो पूछताछ होगी ही। अब अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि भाई मेरा नाम इसलिए आया है कि कुछ लोगों को जबरदस्ती बाकायदा टॉर्चर करके मेरा नाम उगलवाया जा रहा है, कुंतल घोष का नाम आ रहा है सामने। तो उस केस में ये लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत बहानेबाजी हो गई, आप मामले को घुमाइए मत और कोर्ट का समय भी बर्बाद मत कीजिए। दोनों के ऊपर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और यह कहा गया कि भाई आप सीबीआई में जाएं, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आज 11 बजे उनको पहुंचना था तो वो पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को
चुनौती देने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। ये बेसिकली कानूनी दांव पेच खेला जा रहा है कि ताकि अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी ना हो सके, क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट में लटका रहेगा तब तक सीबीआई इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। तो एक कानूनी दांवपेच का मसला है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को सीबीआई गिरफ्तार करेगी। जी बिल्कुल, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए अभिषेक बनर्जी को भी अब अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, जिसके चलते उससे बचने के लिए उन्होंने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन की। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 शिखर सम्मेलन में आज पीएम मोदी ने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक मेहमान देश के तौर पर पीएम मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं इस बैठक में दुनिया भर के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तक शामिल रहे। पीएम से दोनों ही नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी G7 सम्मेलन के लिए जापान में 19 से 21 मई तक होंगे। इसके बाद वो FIPIC शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने जिस तरह से जो बाइडेन और ऋषि सुनक का अभिवादन किया, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही, क्या कुछ मायने निकाले गए? देखिए, G7 ये पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल एक समूह है। बड़े शक्तिशाली देश है इसमें, लेकिन इसमें चीन नहीं है, रूस नहीं है। अब भारत को निमंत्रण दिया गया, मतलब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसका एकमात्र चेहरा भारत बन के उभरा है। इसलिए G7 में प्रधानमंत्री का जाना यह अपने आप में हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। दूसरी चीज, हमारा दुश्मन नंबर 1 कौन है, इसको पहचानना और जानना समझना जरूरी है। वो चीन है। अभी जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां मीटिंग हो रही थी, किस चीज की? क्वाड की। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया, ये लोग मिलकर तय कर रहे हैं कि चीन को कैसे रोका जाए। G7 के अंदर चीन का मुद्दा उठा, चीन के एग्रेशन, उनके मिलिटराइजेशन के ऊपर चिंता जताई गई। मतलब ये G समिट, ये पूरा का पूरा चीन के खिलाफ एक लामबंदी का ऐलान है। प्रधानमंत्री को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हिंदुस्तान की सेना ने पूरी दुनिया को एक बाकायदा सिग्नल दिया कि चाहे वो तवांग हो, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो गलवान हो, चाइनीज चूहे अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हम पिटाई करके उनको वापस भेजते हैं। तो उसका असर क्या हो रहा है? उसका असर यह हो रहा है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क बन के सामने उभर रहा है जिसकी आर्मी चीन से 2-2 हाथ करने को तैयार है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी एक स्ट्रांग गवर्नमेंट, एक बहुमत की सरकार, स्ट्रांग निर्णय लेने वाली सरकार। आप ये समझिए, अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने के लिए पसीने छूट जाते हैं जो बाइडेन के, और हिंदुस्तान अचानक से आपको खबर आ जाती है कि 150 चाइनीज ऐप जो है हमने बैन कर दिए। क्यों? क्योंकि यहां के प्रधानमंत्री में वो जज्बा है और वो हिम्मत है, और इसी का जो फायदा हिंदुस्तान को मिल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए बुलाया जा रहा है। G7 के समिट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान के लिए फक्र करने वाली बात है। और जो हिंदुस्तान के अंदर जो गद्दारों की टोली इसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनको चिन्हित करके रखिए, यही चीन के असली दलाल हैं। जी बिल्कुल, G7 की बैठक में चीन की नापाक हरकतों पर लंबा मंथन हुआ। साथ ही पीएम मोदी से बाइडेन और ऋषि सुनक जिस गर्मजोशी के साथ मिले, उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।